ठीक है भाई, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किया। कोई डाउट है क्या उसमें? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई डाउट? कल हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टेस्ट है। कल टेस्ट होगा हमारा शाम को 6:30 बजे। कितने बजे? 6:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक, यानी कि 6:30 से लेके 7:45 तक। ठीक है जी, 7:15 तक, सॉरी 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। तो 6:30 से 7:15 तक आपका कल टेस्ट है। बात समझ में आई क्या? थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारा क्लास है वो मैं कमिंग हफ्ते में ही रखूँगा, वीकडेज में ही, क्योंकि संडेज को अब क्लास लेना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि 10th के और 12th के क्या चल रहे हैं, मॉक टेस्ट, तो स्पेस प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ उसकी जो क्लास है वो हम कब रखेंगे? वीकडेज में ही रखेंगे, कुछ प्लान करेंगे। बाकी क्लासेस का जब टेस्ट होगा तो आपकी हम क्लास अरेंज करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस हफ्ते में हो जाएगा वो भी, इस हफ्ते मतलब कमिंग हफ्ते में वो चैप्टर भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर है, ऑल्दो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नया था एक फेज के रिस्पेक्ट से अगर बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अगर आपको याद हो तो। एक टॉपिक हमारे पास क्या था? वेक्टर्स, जो कि एकदम नया एक दुनिया थी फिजिक्स की, और एक था प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सिलेबस था इसका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के मुकाबले। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सब कुछ हम लगभग पहले से जानते थे, देखा जाए तो सिर्फ कैलकुलस ही तो नया पड़ा, बाकी सब कुछ पुराना था। लेकिन इस चैप्टर में फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास लगभग सब कुछ नया है, सिवाय एक छोटे से टॉपिक के, वो है सर्कुलर मोशन। उसमें भी बहुत कुछ नया है, लेकिन सर्कुलर मोशन की पढ़ाई देखा जाए तो पुरानी ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में वेक्टर्स की पढ़ाई क्या होती है? अभी तक जो भी मैथ्स में हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसको हम अलजेब्रा कहते थे। क्या कहते थे? या ज्योमेट्री कहते थे। ज्योमेट्री तो खैर बहुत ही डिफरेंट ब्रांच हो गई। अलजेब्रा में 2 + 2 क्या होता था? 4। 3 + 3 क्या होता था? 9 × 9 क्या होता है? 81। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर की एक अलग ब्रांच है मैथ। वेक्टर एक्चुअली मैथ्स है, वेक्टर मैथ्स है। आपको पता है, आपको मैथ्स में वेक्टर का पूरा चैप्टर पढ़ना है 12th में आएगा। 12th में वेक्टर्स नाम का चैप्टर है मैथ्स में, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सब आपको 12th के मैथ्स में पढ़ना है तो बेवकूफ़ी कि नहीं? मुझे लगता है कि मैथ्स के कुछ 2-4 चैप्टर होने चाहिए जो सबके लिए कंपलसरी होने चाहिए, इवन वो मेडिकल का बच्चा भी क्यों ना, और वो मैथ्स के टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। किसको पढ़ाना चाहिए? कि भैया चैप्टर की शुरुआत ही होगी यहाँ से। पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, आपको सबसे पहले मैथ्स के कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, डिफरेंशियल पढ़ाएंगे, वेक्टर्स पढ़ाएंगे, लॉग पढ़ाएंगे, एंटीलॉग पढ़ाएंगे, फिर आपकी पढ़ाई शुरू होगी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। बट खैर हमारे सोचने से तो खैर अगर सब कुछ चलता होता तो हम पेपर ही ना कैंसिल करा देते। तो लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसका नाम क्या है? वेक्टर्स, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं मार्क्स वाइज कह रहा हूं, दोनों ही 50-50% हमारे सिलेबस में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी ज्यादा वेटेज है या इसकी ज्यादा वेटेज है, दोनों की वेटेज है। बट यस, वेक्टर की पढ़ाई आगे वाले चैप्टर्स में काम आती है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट वाइज। शुरू करते हो। सबसे पहले बात करें कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास बताया आपको, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला आता है इक्वल वेक्टर। देखो सुनो, इस चैप्टर में अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी निकालो, तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी, क्योंकि अब हमारे लिए वेक्टर का मतलब ही अपने आप में दो चीजें होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जब भी हम कोई वेक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे, आपको अपने दिमाग में दोनों चीजें रखनी है, एक कौन? मैग्नीट्यूड और एक कौन? तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हुए? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। 5 न्यूटन की फोर्स लगाई नॉर्थ में और 5 न्यूटन की फोर्स लगाई नॉर्थ में, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। 5 न्यूटन की फोर्स लगाई नॉर्थ में और 5 न्यूटन की फोर्स लगाई ईस्ट में, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन
5 न्यूटन की फोर्स लगाई नॉर्थ में और 10 न्यूटन की फोर्स लगाई नॉर्थ में, क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं? नहीं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उन्हें कौन से वेक्टर कहा जाएगा? फिर आते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। इनका अमाउंट तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? नेगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें प्यार से ऑपोजिट वेक्टर भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? क्या बुलाया जाता है? ऑपोजिट वेक्टर भी बुलाया जाता है। वैसे इन्हें प्यार से ऐसा बोलते हैं, फिजिक्स में इसे कौन से वेक्टर ही कहा जाता है? नेगेटिव वेक्टर्स। कौन से वेक्टर कहा जाता है? मेरी जान एक बात और याद आई ना मेरे को, ये तो रात को लेट है तो ये तो मैं करा लूंगा, तुम छोड़ दो, इसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, तुम बाकी काम कर लो। चलो, तो मैंने एक मेन काम दिया था वो कर लो। अरे नहीं यार, कॉफी लाने का यार, तुम यार ऐसे बुलवाते हो यार। ठीक है, वो ज्यादा मेन है ना। तो नेगेटिव वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? तो मैं और क्या कराऊंगा उससे? मैं अरे आप सब पढ़ के आते हो चैप्टर के, नहीं आते हो? ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ा रहा हूं लाशों को, शक्लें अजीब अजीब बना के रखी हुई हैं। ठीक है, माना है, लेकिन बिहेव तो अच्छा करो, थोड़ा अच्छे एक्सप्रेशन दिया करो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और मुझसे पहले आंसर दिया करो। बेटा पढ़ के आए? कितने बच्चे पढ़ के आए घर से? अबे यार क्या करें यार, समझ से बाहर है। मतलब मैं सब सोच के परे हो चुका है मेरे, मैं क्या ही करूं। आप पढ़ के आए बेटा? पूरा चैप्टर पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा। कितना पढ़ा? वेक्टर्स ही पढ़ा है, मतलब पूरा नहीं पढ़ पाई पर थोड़ा पढ़ा। ठीक है, चलो क्या करें भैया, फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। मैं बोलूँ बेटा पढ़ो, आज मैं नहीं पढ़ा रहा आगे, तो आज पढ़ लोगे आप, फिर कल क्या होगा? सेम ये हालात होंगे। पता नहीं क्यों क्या से गए, हर बार रोज एक ही बात थोड़ी ना बोल सकते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। नेगेटिव वेक्टर कौन से वेक्टर? जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। उन्हें कौन से वेक्टर कहा जाएगा? फिर आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, देखो कोप्लेनर वेक्टर का हमारे पूरे चैप्टर में ऐसा कोई काम है नहीं, लेकिन क्योंकि वेक्टर्स के टाइप पढ़ा तो लगभग सारे मेन टाइप्स पढ़ लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन सेम होगा, जिनका अगर एक छिपकली इस दीवार पर चल रही है और दूसरी छिपकली भी इस दीवार पर चल रही है तो वो कोप्लेनर है। क्या है? लेकिन अगर एक छिपकली उस दीवार पर चल रही है और एक छिपकली इस फ्लोर पर चल रही है तो वो कोप्लेनर नहीं है। छिपकली का प्लेन एक्स वाई है तो उसका वाई जेड है, तो सेम प्लेन में अगर हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। अगर आप और मैं एक ही ग्राउंड में चल, लेट अस सपोज ग्राउंड प्लेन है, लेट अस सपोज आप और मैं उसी ग्राउंड पे चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो हम कौन से वेक्टर्स होंगे? कोप्लेनर। लेकिन हमारे साथ एक मक्खी उड़ती हुई जा रही है तो हमारे प्लेन में नहीं है, तो वो कोप्लेनर हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे वेक्टर जैसे 10th क्लास याद करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तो वो वैसे वो वेक्टर नहीं है, बट समझो कि वो कोप्लेन। प्लेन का मतलब सेम प्लेन में अगर है तो उन्हें क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। जैसे 5 न्यूटन की फोर्स 5 एक्स वाई प्लेन में, तो ये कौन से वेक्टर्स हो गए? फिर आते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनकी शुरुआत एक पॉइंट से हो, उसके बाद वो कहीं पे भी जाए, उनका मैग्नीट्यूड क्या भी हो, उनका डायरेक्शन क्या भी हो, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी शुरुआत सेम पॉइंट से होने चाहिए, उन्हें क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर। जैसे कि एक बम फटता है तो उसके टुकड़े बाहर आते हैं, तो एक जगह से ही वो सब बाहर निकले, तो वो कौन से वेक्टर्स हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। कौन से वेक्टर्स हैं? फिर आते हैं पैरेलल वेक्टर, इनको लेकर बहुत लड़ाई होती है, तो ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से पैरेलल हो उन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। हाँ, लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं फिजिक्स में, ऐसे वेक्टर जो या तो सेम डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या ये और ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? पर इनका मैग्नीट्यूड तो अलग है। हाँ, उससे कोई फर्क, डायरेक्शन या तो सेम होनी चाहिए या तो अपोजिट होनी चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ये देखो क्या है? 5 न्यूटन, ये देखो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? ऑपोजिट में है? मैग्नीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में, तो इन्हें कौन से वेक्टर्स कहते हैं? और यहाँ पे बेटा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई थी, कि शायद आगे बताई गई थी, कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये अगर है हमारे पास 10 मीटर नॉर्थ, क्या है? तो ये क्या है? 10 मीटर साउथ। सही कह रहा हूँ? ये है 10 मीटर नॉर्थ, तो ये हो गया 10 मीटर ईस्ट, ये हो गया 10 मीटर वेस्ट। लेकिन अगर ये क्या है? 10 मीटर नॉर्थ, तो ये क्या है?
10 मीटर नॉर्थ। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? 10 मीटर। तो किसी भी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, उसके उस नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या ये और ये एक ही बात है? क्या ये और ये एक ही बात है? तो पैरेलल वेक्टर्स, अब आप कहोगे सर मैथ्स में पैरेलल वेक्टर्स, मैथ्स में पैरेलल का मतलब जो इंटरसेक्ट, गलत डेफिनेशन है। मैथ्स भी ये नहीं कहती। मैथ्स कहती है ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो, वो पैरेलल है। मल्टीपल पॉइंट्स पे तो हो सकती हैं। क्या मैथ्स के हिसाब से ये दो लाइनें पैरेलल हैं? क्या मैथ्स के हिसाब से ये दो लाइनें पैरेलल हैं? नो। क्या मैथ्स के हिसाब से दो लाइनें पैरेलल हैं? यस। पर ऐसा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं तो डिस्कशन नहीं हुआ, बट ये भी मैथ्स के हिसाब से पैरेलल है। मैथ्स के हिसाब से वो सब पैरेलल हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो, दो पे हो सकती हैं। और आप सबको पता है अगर ये दो लाइनें आपस में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी। यूक्लिड जी ने बोला था ये। आइए मत बोलना कौन यूक्लिड जी, सबको पता है यूक्लिड जी? ठीक है, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री नाम का एक छोटा सा चैप्टर आया था। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। फिर आते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड 1 आए, क्या आए? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 आए निकालने के बाद उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनको कैलकुलेट करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड 1 आता है उन्हें कौन से वेक्टर्स कहा जाता है? यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। कौन से वेक्टर्स कहा जाता है? यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ए वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप बना देंगे। क्या बना देंगे? तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के ऊपर कैप, और उसको निकालते कैसे? उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो कि अभी हम सीखेंगे भी। लेकिन उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अभी करेंगे इसके ऊपर सवाल। फिर आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्या यूनिट वेक्टर में आप सबको पता है आई कैप भी आता है, जे कैप भी आता है, और ये सब ऐसे यूनिट वेक्टर हैं जो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप कौन? एक्स एक्सेस। जे कैप कौन? और के कैप कौन? बहुत बढ़िया। फिर आता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। जैसे कि अगर ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2, 3, 4। तो ये 2 क्या कह रहा है? एक्स में जाओ। 2 कह रहा है एक्स में जाओ। 3 कह रहा है, 4 कह रहा है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो 2 आई कैप 3, 2 आई कैप 3 जे कैप 4। अब जैसे कि ये बी वेक्टर है, ये क्या कह रहा है? 3 कहाँ जाओ? -1 कहाँ जाओ? और 4 बाहर आओ जेड में, है ना भाई? तो इसको वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 आई कैप माइनस। वहीं पे आता है हमारे पास कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर। सी वेक्टर कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो इसका एक्स और जेड क्या होगा? 0। तो 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0, जिसको मैं सिर्फ 3 जे कैप भी कह सकता हूँ, सिर्फ 3। ठीक है, सही है क्या? पक्की बात है? सर एक्सियल वेक्टर कौन से होंगे? ऑल एक्सियल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। बोलो, ऑल एक्सियल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट एक्सियल। जैसे ये कौन है? पैरेलल है बट ये एक्सियल नहीं है। ये एक्सियल भी है और पैरेलल भी है। समझ गए क्या? अब यार देखो ना, बात को समझो ना। अगर मैंने यहाँ पे एक बक्से पे इधर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है ना, और इधर कितने की लगाई? 10 की, तो ये एक्सियल वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि मैंने एक आपने ऊपर के हिस्से पे लगाई है, मैंने नीचे के हिस्से पे लगाई। अबे बोलो, लेकिन आपने लगाई 5 न्यूटन और मैंने यहां से लगा दी 10, क्या हमने सेम लाइन पे फोर्स लगाई? तो ये एक्सियल वेक्टर हो जाएंगे, पर ये पैरेलल भी तो है। सही है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अब डिपेंड करता है वो वेक्टर कैसा है। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा हो जैसे कि ये है, इसमें 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। और ये जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर मुझे कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो मैं बोलूंगा 3 है। बोलो, अगर कोई मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, इसका, मैं बोलूंगा 5 है। तो कभी कभार मैग्नीट्यूड निकालना इतना आसान होता है, बस जैसे 3 न्यूटन नॉर्थ है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 न्यूटन। यह है 3 मीटर साउथ ईस्ट,
तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 मीटर। बस डायरेक्शन को हटा दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन की फॉर्म में चीजें हो, जैसे कि आई भी हो, जे भी हो और के भी हो, तो उस केस में कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले के स्क्वायर का सम कर दो और उसका अंडर रूट कर दो। उसका जैसे कि अगर मुझे इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। ट्रू और फॉल्स? मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। यस कह रहा है फॉल्स? हाँ, तो कुछ तो कहना पड़ेगा बेटा। ट्रू? क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकता मैग्नीट्यूड नेगेटिव? अरे एक तो वो मैग्नीट्यूड है, तो वो नेगेटिव में कैसे होगा? नेगेटिव तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात हम यहाँ पे सबके स्क्वायर कर रहे हैं और उसका अंडर रूट कर रहे हैं। क्या अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ सकता है? जैसे आ सकता है वो सब, लेकिन ठीक है हमारे लिए तो कभी नहीं आएगा। वो दूसरी बात स्क्वायर कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, तो नेगेटिव कैसे आएगा? सही है क्या? तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसमें बोलो आई के साथ वाला कौन? 3, जे के साथ कौन? 0, के साथ कौन? 4। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता और 1 आ जाता, क्या आ जाता? तो ये कौन सा वेक्टर हो जाता? अच्छा, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता और 0 आ जाता, तो फिर अच्छा, ट्रू और फॉल्स? क्या कभी किसी का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ सकता है? हैं? नहीं आ सकता। चलो, एक वेक्टर है 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के, बकवास मत करना, ये वो वेक्टर हो सकता, ओरिजिन पे बैठा हुआ है पॉइंट, चला ही नहीं। बताओ, क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? तभी तो पीछे पड़ा था नल वेक्टर। तो क्यों पढ़ रहे थे पर नल वेक्टर हो सकता है बेटा, लेकिन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो वो वेक्टर कौन सा होगा? यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर नहीं आया तो एक बच्चा कह रहा है 2 आई, देखो जब कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है तो क्या कहता है, देखो एक बच्चा कह रहा है 2 आई कैप का मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। बच्ची कह रही है, बताओ भाई, दृशा नाम की बच्ची कह रही है, जल्दी बताओ कि अगर एक वेक्टर 2 आई कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड 4 होएगा। किसने कहा? पता है तो दृशा ने कहा। फिर कह रहा है किसने कहा? तो आई के साथ का स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर, उसका क्या करेंगे? अंडर रूट। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का अंडर होता है 2। ठीक है, सही है क्या? अगर 1 आता तो कौन सा वेक्टर होता? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता? लेकिन नहीं आया, तो फिर कैसे निकाले? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आपका मैग्नीट्यूड 5 आया, क्या आया? 5। क्या आना चाहिए था? अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना तो 1, तो 5 को 5 से डिवाइड कर दो बेटा, 1 आ जाएगा। अरे तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड। इसमें लग रहा है सांप लपेट के बैठी है बच्ची। किसी भी वेक्टर को बेटा किसी उसी के मैग्नीट्यूड से, एकदम अजीब है, ऐसे लग रहा है कि भाई, ऐसा लग रहा है मुझे बीच बीच में, तो बीच बीच में लग रहा है ऐसे कि भाई बायोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं बच्चे, रेप्टाइल्स पढ़ रहे हैं, रेप्टाइल्स। तो बेटा ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो 1 आ जाए, क्या आ जाए? उसे कौन से वेक्टर कहते हैं? अगर मान लो 1 नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा ना, तो उसी वेक्टर को उसी के किससे डिवाइड कर दो? मैग्नीट्यूड से, तो वो 1 आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास वेक्टर है, क्या यूनिट वेक्टर है? कैसे पता आपको? आओ निकालें। देखो उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आ गया? √14। इसका मतलब यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या किया? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करा? डिवाइड। तो क्या आ गया? 1/√14 आई कैप, 3/√14 जे कैप और 2 अब कैसे प्रूफ है कि यूनिट वेक्टर है? पहली बात तो हमने उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या किया है। अब चलो करते हैं प्रूफ। इसी का क्या निकालो? अब अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। कैसे? आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के करो। जल्दी, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है? बताओ। अरे करो यार सॉल्व। कौन बोला ये सबसे पहले?
तुम बोले दिखाओ कहाँ किया, कर लिया। अच्छा पेन तो हम निकाल रहे हैं, लाए भी नहीं है हम। पांडे एक पेन तो खरीद लो यार, पांडे एक पेन तो खरीद लो बेटा, यूज एंड थ्रो वाला है खरीद लो, तुम्हारा तो वो भी 2 साल चलेगा बेटा। वो 3 रुपए वाला अब तो 5 का हो गया होगा, वो भी 4 का हो गया, 5 का हो गया। आ गया भाई। तो इसका अरे सुनो भाई, तो इसका स्क्वायर 100 करके बना गया ना। और वैसे भी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि भाई ये उसी वेक्टर को हमने उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया है, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन बोले कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर। सही है क्या। जैसे ये एक यूनिट वेक्टर है, होगा ही यार, उस वेक्टर को अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं, अब 7 का स्क्वायर 49 + 1 50, नीचे भी क्या आ जाएगा 50, 50/50 1 हो जाएगा, तो वो होना चाहिए। ठीक है, सही है क्या। अच्छा एक बार बताओ, 1 i कैप + 1 j कैप + 1 k कैप, ये यूनिट वेक्टर है यार। सबके आगे 1 1 है, नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है, सबके आगे 1 1 का मतलब यूनिट वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये तो √3 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो एक बार एक सवाल पूछा गया था ऐसा कुछ मिलता जुलता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो ऐसे देख के हम पता नहीं लगाएंगे कभी भी प्लीज। आप हमेशा क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। अगर 1 आ जाए तो वो वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर है। कौन सा है, यूनिट वेक्टर है। और ये क्या है, ये कैसे हो गया, कह रहे कोरा आ गया। अबे यार चलो हटाते हैं इसको, खुद करते हैं, हमें कौन सा आता नहीं है। ठीक है, तो आगे भी होंगे 2-4 पेज फिर। अबे हो तो ऐसे बोलते हो जैसे, कोई नहीं बेटा हटाओ इसको, नहीं इससे पहले आगे नहीं बढ़ सकते यार। ये मेरे को स्क्रीनशॉट मारे हैं इसने, है ना। हाँ मेरे को तो लग रहा है भाई, हाँ ये क्लास की रिकॉर्डिंग से मारे होंगे इसने। वो शायद कभी कभी पीपीटी सेव नहीं होती ना। हाँ चलो कोई नहीं। अब बेटा इस चैप्टर के बाद हमें बात करनी है एडिशन ऑफ वेक्टर की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास इस चैप्टर में 2 तरीके हैं। सुनना प्लीज, करेक्ट कर रहा हूं, 2 तरीकों का मतलब 2 अलग आंसर नहीं आएंगे, आंसर सेम आएंगे, बस तरीके अलग हैं। इस चैप्टर में कई स्कूल में अगर आपको याद होगा, वेक्टर एडिशन के साथ साथ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी करवा देते हैं। क्या भी करवाते हैं। अगर मैं NCERT के सिलेबस के हिसाब से बात करूं, जो कि आप सबके पास है, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर में नहीं है। डॉट प्रोडक्ट है वर्क एनर्जी में और क्रॉस प्रोडक्ट है रोटेशनल मोशन में। लेकिन क्योंकि हम इसका जब क्या बनाएंगे असाइनमेंट, तो हम उसमें वेक्टर के क्वेश्चन डालेंगे, तो इसलिए मैं आपको क्रॉस डॉट भी कराई दूंगा। समझ गए। क्योंकि जब हम कहीं से सिलेबस, कभी भी हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं या कुछ करते हैं, किताब से लेते हैं, तो हर एक किताब क्रॉस डॉट इसी चैप्टर में कंसीडर करती है, सिर्फ NCERT को छोड़ के। NCERT डॉट कहाँ करती है कंसीडर, वर्क एनर्जी में, बिकॉज जरूरत ही वहाँ है, और क्रॉस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। उससे पहले आपको NCERT में कोई सवाल नहीं मिलेगा। बोलो ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर, किसकी बात करें, तो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास 2 तरीके आते हैं। पहला आता है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हम किसी भी 2 वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ दें, किसी भी 2 वेक्टर को हेड से टेल जोड़ दें, तो जो ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए 3rd साइड आएगी, वही हमारा रिजल्टेंट होगा।
यानी अगर लेटर सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर जिसका नाम क्या है बी वेक्टर। क्या अभी ये वेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं? क्या मैंने जोड़ सकता हूं? कैसे? पैरेलली शिफ्ट करके। ए को शिफ्ट करूं या बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को शिफ्ट करो, लेकिन एक की टेल से एक का हेड जुड़ जाना चाहिए। एक की टेल से एक का हेड, तो ए वेक्टर को मैंने वहीं रखा, लेकिन बी को मैंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। बी को मैंने शिफ्ट कर दिया। समझ गए ना कैसे किया भाई? कहने का अब क्या, अगर ये वेक्टर है मेरे पास तो मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं ना। तो मैं बी को यहां से उठा के, मान लो यहां था तो मैं इसको यहां ले आया, तो मैंने हेड से टेल क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ने के बाद जो हमारे ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए थर्ड साइड आएगी, क्या ट्राइंगल बन सकता है इससे? ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ कब बन सकता है? जब यहां पे तीसरी साइड आए। बोलो, कहीं और तीसरी साइड बनाने से ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। तो यही हमारा कौन है? रिजल्टेंट है। यही हमारा कौन है? ये जो रिजल्टेंट आया, इसका आपको कोई आंसर नहीं मिला है अभी, आपको सिर्फ क्या मिला है कि भैया डायग्राम वाइज रिजल्टेंट क्या होगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कुछ नहीं मिली है फॉर्मूले में, सिर्फ क्या मिला है कि डायग्राम वाइज रिजल्टेंट क्या होगा। तो डायग्राम वाइज रिजल्टेंट क्या होगा? ये आर होगा। सर अगर आपने इसको यहां जोड़ा होता तो भी रिजल्टेंट तो सेम ही आता ना बे। अब अगर मान लो इसको यहां जोड़ लिया होता तो ये क्या हो जाता? रिजल्टेंट, जो कि सेम ही होता। अबे समझ रहे हो क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके हेड से किसके टेल को जोड़ रहे हैं, जो थर्ड साइड आएगी ट्रायंगल वो हमारा रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आ गई? पक्की बात है? चलो फिर आता है कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है भाई? कि अगर हमारे को दो वेक्टर्स को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। तो अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो आप उनको हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ो। तो हेड से हेड जोड़ू या टेल से टेल जोड़ू? हैं? एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कौन है? ए वेक्टर। मैंने टेल से टेल जोड़ दिया, टेल से टेल जोड़ दिया। सही है क्या? क्या हम दोनों एक टाइम पे लगा सकते हैं? हाँ बेटा, वैल्यू हो तो लगाओ, पर क्या फायदा जब एक से आंसर आया दूसरा लॉ क्यों लगाओगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दोनों लगा सकते हैं क्या एक ही टाइम पे? बच्चा पूछ रहा है। ये कोई सवाल है क्या यार? आंसर है कोई एक लगाओगे ना। बोलो नहीं हरिका, दोनों से आंसर डिफरेंट आता है, सेम आता है? सेम आता है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से दोनों अलग आंसर मिलता है मल्टीप्लिकेशन का। और वहां पे भी हम जो चाहे वो नहीं लगा सकते, हमें पता होना चाहिए कब डॉट लगाना है और कब क्रॉस। जैसे जिसने पूरा सिलेबस कर रखा है उसको पता है कि वर्क एनर्जी में वर्क निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन टॉर्क निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए था। समझ रहे हो? ये बता होना चाहिए। लेकिन एडिशन में चाहे डॉट लगा लो चाहे क्रॉस लगा लो, उससे कोई एडिशन में चाहे वेक्टर लगा, ट्रायंगल लॉ लगा लो चाहे पैरेललोग्राम लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ जी, हमने हेड से हेड जोड़ा, टेल से टेल जोड़ा। अब क्या करना है? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। क्या करना है? डिफाइन पैरेललोग्राम। आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा। नहीं आप एक और लड़की जिनसे आप लपेट रखा, आप बताओ बेटा। हाँ, डिफाइन पैरेललोग्राम। ऐसा तो मत करना भैया, मेरा तो इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। है ऐसा क्या? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। सही है ये? तो सिमरन ऐसे तो फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। अरे सिमरन, वो भी ऐसे स्क्वायर की भी होती है, ऐसे ट्रेपीजियम की भी होती है। नहीं, ट्रेपीजियम की नहीं होती। ट्रेपीजियम की कोई एक साइड पैरेलल होती है, कोई एक पेयर पैरेलल होता है ऑपोजिट साइड का, दोनों नहीं होती हैं बेटा। रोम्बस की भी होती है। तो रोम्बस भी एक क्या है? तो पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी दोनों ऑपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल बनाएंगे, पैरेलल 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 पैरेलल, ऐसे बनेगी। इसके पैरेलल बनाएंगे, पैरेलल 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 ऐसे बनेगी। अब जब पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका क्या होगा? डायगोनल क्या होगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये और ये सेम ही है, रिजल्टेंट तो सेम ही आ रहा है। चाहे आप कौन सा लॉ लगाओ, चाहे आप कौन सा लॉ लगाओ, उससे कोई फर्क। एक और लॉ भी होता है जब मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना होता है, उसे बोलते हैं पॉलीगन लॉ। हमें नहीं पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, शॉर्ट में समझा देता हूं।
ऑल्दो हम अगर 4 वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम ट्रायंगल लॉ से ही करेंगे, पहले 2 को ऐड करके रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसको ऐड करके, समझ गए? इधर देखो, ये हमारे पास है ए वेक्टर, कौन है? ये हमारे पास है बी वेक्टर, कौन है? ये हमारे पास है सी वेक्टर, कौन है? ये हमारे पास है डी वेक्टर, कौन है? अब अगर हमें क्या निकालना है इसका रिजल्टेंट, जो आखिरी साइड होगी जो पॉलीगन को कंप्लीट करेगी, किसको कंप्लीट करेगी? वही हमारा रिजल्टेंट होगा, वही हमारा आपके किसी काम में नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, समझ गए क्या? बट हमारे लिए 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं, कौन कौन से? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। क्या ये डायग्राम आए अभी, हमने वैल्यू भी निकाल ली? डायग्राम आए। अब वैल्यू वाइज अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये जो आर आया है, क्या ये एक वेक्टर है? 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं? फिर किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन करें। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है ये हमारे पास कौन है भाई? ए वेक्टर, ज्यादा बड़ा हो गया। ये हमारे पास कौन है भाई? ए वेक्टर। ये हमारे पास कौन है भाई? बी वेक्टर। बोलो जल्दी बताओ, अगर ए और बी वेक्टर हैं तो इनके बीच का एंगल ये है θ1 और ये है θ2। θ1 लेते हैं, θ2 लेते हैं? जब भी वेक्टर को हेड से टेल जोड़ा जाता है तो बाहर वाला एंगल लेते हैं, और जब भी टेल से टेल जोड़ते हैं तो अंदर वाला एंगल लेते हैं। ये बता रखा है आपको। तो कौन सा एंगल लेंगे? यहाँ θ1 लेंगे। क्या लेंगे? ये जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं ये क्या है? रिजल्टेंट। कौन है? और जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं वो सब है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। क्या है? नाम देते हैं पी क्यू आर, दे सकते हैं एम एन। ठीक है? अरे आर तो दे रखा है ना नाम बे। अच्छा, अब यहां पे लगाएंगे हम लोग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? चैतन्य? तो मुंह क्यों रख रहे हो? हाथ कैसे क्यों बोल रहे हो? सही तो बोल रहे हो, बिल्कुल। घबराने वाली क्या बात है इसमें? बताओ जी। पी एन इसमें हाइपोटेन्यूज है, उसका क्या? स्क्वायर। बेस कौन है? पी एम का स्क्वायर। और हाइट कौन है? एम एन का स्क्वायर। पी एन हमारे लिए रिजल्टेंट है। सर एरो क्यों लगा रहे? अरे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पी एम कौन है? कह रहे मोदी। लो जी, अबे यार, पी एम कौन है? ए प्लस क्यू एम। ए प्लस इसका स्क्वायर। और एम एन कौन है भाई? एम एन है। सही है क्या? ठीक है जी। ये कौन है? आर। ए कौन है? ए। अगर आप सबको याद हो ये एंगल क्या है? थीटा। ये कौन है? बी। वेक्टर कहता है कि साथ वाला कॉस होता है, सामने वाला साइन होता है। साथ वाला कॉस होता है, सामने वाला साइन होता है। साथ वाला कॉस होता है, सामने वाला साइन। साथ वाला कॉस होता है, साथ वाला मतलब क्यू एम। तो क्यू एम कौन हो गया? बी कॉस थीटा। बी और सामने वाला कौन है? एम एन। तो वो हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? तो ये कौन हो जाएगा? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। यहां पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया? क्या कॉमन आ गया? बी स्क्वायर। क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जानते हो इसको? क्या है ये? एक बच्चा कहता है मैं तो सर बायो वाला हूं। पागल है क्या? कौन सी क्लास में है ये? तो आर की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ए और बी कौन है? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं। आर क्या है? रिजल्टेंट है। आर क्या है?
सर ये तो आपने रिजल्टेंट निकाला, अब क्या बचता है? डायरेक्शन तो बताओ सर, डायरेक्शन क्या होगी उसकी? तो डायरेक्शन निकालने के बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, एक होता है कोऑर्डिनेट दे दो कि 4 डिग्री पे जाना है, 3 डिग्री पे जाना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचना है, ऐसे ऐसे करके, है ना। और एक होता है कि एंगल दे दो, जैसे पानी में क्या बताते हैं एंगल, कि 22 डिग्री नॉर्थ मुड़ो, 23 डिग्री साउथ मुड़ो, ऐसे करके। हवा में भी ऐसे एंगल नापते हैं हवा में। तो पॉइंट इज कि एंगल भी एक तरीके से क्या है, डायरेक्शन है। क्या हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है, यस और नो? अरे हाँ, वो गिवन वेक्टर है यार, गिवन वेक्टर और डायरेक्शन तो पता ही होगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरा जो आर है, कौन है? देखो ना, मेरा जो आर है वो ए वेक्टर से 30 डिग्री ऊपर है, तो क्या मुझे आर की डायरेक्शन ही मिल गई? यार ये देखो, ये जो ब्लैक वाला स्टाइलस है इसकी डायरेक्शन हमको पता है, आपको आर की डायरेक्शन नहीं पता। मैंने बोला आर इज 30 डिग्री फ्रॉम दिस ब्लैक स्टाइलस, तो क्या आर इधर हो गया? तो आपको आर की, तो हम यहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अल्फा एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये अल्फा एंगल किसके रिस्पेक्ट से? ए के। सर आपने बी के रिस्पेक्ट से क्यों नहीं निकाला? बी से भी निकाल सकते हैं, हमारी किताब ने किससे निकाला हुआ है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ए से, बी से भी निकाल लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अभी फिलहाल किससे निकाल रहे हैं? अब अगर मुझे एंगल निकालना है, अब मैं निकालने जा रहा हूं डायरेक्शन। क्या निकालने जा रहा हूं? डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अब इस अल्फा को निकालने के लिए मैं बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज कर सकता हूं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, बाकी तो इसके उल्टे ही होते हैं। लेकिन मैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा नहीं यूज करना चाह रहा। क्यों है? क्या? अबे क्या, मैं साइन अगर यूज करूंगा तो मुझे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी, यानी कि मुझे ना चाहते हुए भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट का। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला है, क्या निकालने को बोला है, तो मुझे जबरदस्ती क्या भी निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो क्यों निकाले? तो क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हाइपोटेन्यूज आता ही ना हो? टैन है और कॉट है ना भाई, टैन अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है, परपेंडिकुलर कौन है? mn है, कौन है? और बेस कौन है? पूरा का पूरा pm है। सही है क्या? अब बताओ जी mn क्या है? mn है हमारे पास थीटा के सामने वाला, सामने वाला होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। क्या यहां पे लिख दें a प्लस QM, और QM कौन है? b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या निकालने के लिए? डायरेक्शन निकालने के लिए। सही है क्या? तो इन दो फॉर्मूलों से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और दो वेक्टर का, और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके। इसके बाद आता है हमारे पास ये क्या चीज है, ये अभी फिलहाल क्वेश्चन तो नहीं करना है हमें। अच्छा डायरेक्शन था यार, हमने खामा लिखा, कोई बात नहीं बेटा, इससे साबित होता है कि मुझे आता है ना। चलो कह रहे ऐसे बदतमीज आदमी। अब सुनो, अब यहां पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ चुका है और डायरेक्शन भी आ चुकी है। तो अब इसके ऊपर हमें सवाल किस किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सारे सवाल हमने क्लास में किए थे और असाइनमेंट में भी करेंगे, लेकिन यहां पे आपको कैसा सवाल मिलेगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में इतना इतना एंगल है, दोनों वेक्टर इक्वल है तो रिजल्टेंट निकाल दो, या रिजल्टेंट और एंगल और रिजल्टेंट और वेक्टर सब बराबर है तो एंगल निकाल लो, है ना। एंगल दे देंगे, रिजल्टेंट दे देंगे, ए दे देंगे, बोलेंगे बी निकाल लो। तो मतलब कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 और 4। तो 4 में से कोई 3 वेरिएबल दे देंगे, चौथा पूछ लेंगे आपसे। सही क्या? अगर मैं इस फॉर्मूले को स्क्वायर बहुत साइड करके लिखूं तो वो ज्यादा आसान वर्जन रहता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, क्या इससे हम ये साबित कर सकते हैं जो हम लोग नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं? नर्सरी क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उन्हें सीधा ऐड कर देते हैं, और दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। क्या साबित कर सकते हैं इसे? अगर थीटा हुआ 0 डिग्री तो इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। अगर ये 1 हो गया तो क्या मैं इसे a प्लस बी का
होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कट गया। क्या आ गया? a प्लस बी। क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा ऐड कर देना है। 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 5 प्लस 5 15 प्लस 16। कोई बात नहीं बेटा, आप भी मेरे जैसे हो, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन अगर थीटा कितना हो गया? 180, इसका मतलब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे पता लगा ऑपोजिट है? 180 डिग्री का एंगल है। बोलो भाई 180। एक बच्ची कह रही है सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी करा दो, और तुम इस बात पे हंसे नहीं, इसका तुम भी लल्लू हो। अबे एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन है। अबे यार अब कुछ बच्चे नकली वाली हंसी दिखाई। अरे यार एडिशन ही तो क्या है? a प्लस बी या a प्लस माइनस बी इज a प्लस माइनस बी। अबे यार अगर मैं a प्लस बी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि मुझे a माइनस बी निकालना, तो बेसिकली मुझे a प्लस माइनस बी निकालना है, तो करना तो प्लस ही है। एंगल ही तो बदल जाएगा बे। नहीं समझ आया लल्लू को? ये देखो a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, सही है क्या? आपको निकालना है a प्लस बी। क्या निकालना है? सर नहीं a माइनस बी निकलवाओ सर। ये हमारे पास a वेक्टर है, इसी वेक्टर को हमें उल्टा कर देना है। ध्यान से देखो, इसका हेड कहाँ है? ऊपर। इसका हेड कहाँ है? इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना बे। ये कौन था? b। ये कौन है? माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब है a प्लस। अबे वेक्टर में सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना सीखते हैं, एडिशन ही, एडिशन ही। लेकिन मैथ्स में हम अलजेब्रा में तो ऐसे नहीं बोल सकते कि एडिशन ही सब्ट्रैक्शन है, कहेंगे कौन पागल आ गया। बट वेक्टर में ऐसा ही होता है, एडिशन ही। सही है क्या? सही है क्या? तो ये हटा देते हैं। अगर वेक्टर में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, तो 180 में हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? बोलो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 बोले तो क्या बात कर रहे हो? -1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसे पहचानते हो क्या? क्या ये a कट गया? a माइनस b, सही है क्या? तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, क्या हमने आज वो साबित भी कर दिया? क्या पढ़ते आ रहे थे कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है आशु भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है उधर देखना, क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? कोई कलर भर रहे हो उसमें? अब तो छोड़ दो ये यूकेजी की हरकतें बेटा, अब तो छोड़ दो। जहां जहां ओ आएगा उसको भर दूंगा मैं, है ना? बचपन में करते थे हम ऐसी बातें। कह रहे एलसीएम और एचसीएफ भी करा दो। अरे समझ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो दो वेक्टर को ऐड करना हो तो रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड के लिए वाला फॉर्मूला है और डायरेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। समझ गए क्या? अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या? डॉट प्रोडक्ट। क्या आता है? देखो अगर मुझे दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कौन से प्रोडक्ट से? डॉट प्रोडक्ट से। आज डॉट तो सीख ही लेते हैं एटलीस्ट। अगर मुझे दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कौन से प्रोडक्ट से, तो मेरा मकसद क्या होगा कि वो दोनों मुझे मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी देंगे। क्या देंगे? पहले तो समझते हैं कि जब भी मुझे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग प्यार से क्या भी बुलाते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं किसी को पता है? क्योंकि ये हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हमारे पास आता है कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन का मेथड है जिससे हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा। तो इसलिए से क्या भी कहते हैं, यानी कि दो तरीके हमारी जरूरत पे हैं।
अब जैसे कि आपको सबको पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हम रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं। वो कैसे आती है? एफ और आर को मल्टीप्लाई करके। एफ और आर दोनों क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें एक नया वेक्टर चाहिए, तो वहां पे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? लेकिन वहीं पे वर्क डन जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। दोनों कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? एक स्केलर। तो वहां पे हम कौन सा प्रोडक्ट जतिन यूज करते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? तो आज हम बात करेंगे किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे? डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट को प्यार से क्या बोल रहे हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? अलजेब्रा में डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन हमारे लिए डॉट और क्रॉस के बहुत अलग अलग मतलब हैं। डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस का मतलब है पढ़ो क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। हाँ, तो ये जो, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आपको बस येस और नो बताना है मुझे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है ना भाई? तो दोनों का मतलब एक ही है। सही है क्या? तो एक तरीका तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या है कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालो? मैग्नीट्यूड, और उसको कॉस थीटा से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। लेकिन एक तरीका और भी होता है, और वो ये होता है कि आप दो वेक्टर अगर आपको दे रखें तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को, जैसे कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 10 के कैप, और एक बी वेक्टर है विच इज 5i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। अगर आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो एक तरीका क्या है? इन दोनों का क्या निकालो? मैग्नीट्यूड। क्या निकालो? और फिर उनके बीच का जो भी एंगल है उसको कॉस थीटा की फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई कर दो। बट क्या आपको इनके बीच का एंगल दे रखा है? तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड लगाएंगे। कैसे? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई प्लस प्लस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई प्लस। सर लेकिन मैथ्स तो ऐसा नहीं करती है अलजेब्रा में। मैथ्स कहती है कि अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 10 के कैप को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप से, तो भैया i को सबसे करना होगा। ऐसा ही करते हैं हम, लेकिन i इंटू में j 0 हो जाता है। कैसे? i और j में एंगल 90 होता है। i j x एक्सेस एंगल कितना होता है? और cos 90। इसका मतलब दो ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम डॉट से जो परपेंडिकुलर हैं तो आंसर 0 आएगा। याद रहेगा क्या? इसलिए एक्चुअली हम i को j के साथ करते हैं, i को k के साथ करते हैं, j को i के साथ करते हैं, j को k के साथ करते हैं, k को i के साथ करते हैं, k को j के साथ करते हैं, पर आंसर क्या आ जाता है? 0। इसलिए नहीं करते हैं। समझ गए? समझ गए प्रभात? समझ गए बेटा? क्या समझे? शाबाश। कि हाँ, तो मल्टीप्लाई करके 0 आ जाता है ना। हाँ सही, तो इसलिए नहीं करते हैं। तो i को i के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया, j को j के साथ करेंगे तो 10 आ गया, कि ओए होए 10 आ गया, तो आंसर 30 आ गया। समझ गए क्या? ये -10 है, वो -1 है, तो -10 इंटू में -1 इज 10। ठीक है जी, तो कितना आंसर आ गया? हाँ सही है क्या? मन में कोई सवाल? कौन सा प्रोडक्ट? आई क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, छोटा सा टॉपिक, और अपना साथ ही साथ फिर सर्कुलर मोशन, खत्म। आपको पता ना कल हमारा टेस्ट है? कल टेस्ट के टाइमिंग्स क्या है? 6:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक। सही है बेटा?
चलिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, जाओ। दोनों आएंगे बेटा।